Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 20 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, इवन बिजनेस सेक्शन से भी कुछ अच्छी न्यूज़ आई हैं। यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ आ रही है उत्तराखंड रेन टॉल टचेस 47। यहाँ पर क्या हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर एक लेवल से ज़्यादा रेन आ गई, जिसके चलते कई सारे जो ब्रिजेस हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ पर डैमेज देखने के लिए यहाँ पर मिला है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जो एक्सेसिव रेनफॉल है ये आखिर हो क्यों रही है। दोस्तों आपको पता होगा आज के डेट में क्लाइमेट एक्शन कितना ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं हिमालयन रीजन पे, तो अल्टीमेटली क्या होता है उससे, जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं, आपके जो वेव्स होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं, जिनसे बाढ़ जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि अगर हमने क्लाइमेट को लेकर ग्रीन क्लाइमेट एक्शन पर काम नहीं किया तो ये जो आपदाएं जिस तरह से आप देख रहे हैं, डिजास्टर हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है, ये वो दिन दूर नहीं जब एक बहुत बड़ी प्रलय के रूप में ये निकल कर आएगी। तो इसलिए हमें ग्रीन क्लाइमेट एक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। चलो उत्तराखंड में आई जिसमें 47 लोगों की डेथ हो गई है, तो ये तो चलो ठीक है, एक न्यूज़ हो गई। लेकिन अभी हमें बात क्या करनी है, बात ये करनी है जैसे लाइक फ्लड होती है, तो फ्लड मतलब होता है लाइक बाढ़। अब जो बाढ़ होती है वो 3 टाइप की होती है, आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। फ्लैश फ्लड होती है, रिवर फ्लड होती है और कोस्टल फ्लड होती है। फ्लैश फ्लड होता है जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड बोलते हैं। दूसरा होता है रिवर फ्लड। रिवर फ्लड में क्या होता है, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो अल्टीमेटली जो सी का लेवल है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी और इसको क्या बोलते हैं, रिवर फ्लड बोलते हैं। तीसरा होता है कोस्टल फ्लड, जैसे जब हमारे अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अगर खिसकती हैं तो इससे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। भूकंप से क्या होता है कि जो आपकी जो अर्थ की जो वेव्स होती हैं, सी की जो वेव्स होती हैं, यानी जो धाराएं होती हैं वो एकदम से तेज़ हो जाती हैं, जिनके चलते वो बाढ़ जैसी सिचुएशन आती है, जिसको सुनामी बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोस्टल फ्लड। तो 3 टाइप की फ्लड आपको समझ आ गई। फ्लैश फ्लड जो हैवी रेनफॉल की वजह से होती है, रिवर फ्लड जो कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से होती है, तीसरा कोस्टल फ्लड जो कि सुनामी के आ जाने की वजह से होती है। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें ग्रीन क्लाइमेट एक्शन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर है ये हर दिन जो है बढ़ती ही जा रही है। राइट हैंड साइड पर एक आर्टिकल आया, मैनी पीपल येट टू बी गेट सेकंड डोज सेंटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो अभी बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर सेकंड डोज अभी तक मिली नहीं है। यानी अगर हम आंकड़ा देखें, फर्स्ट डोज लेने वाले तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन सेकंड डोज यानी कंप्लीट डोज अभी मिलने वाले का आंकड़ा अभी भी बहुत कम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कह सकते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर अभी जितनी भी डोजेज लगे हैं उसमें से सिर्फ दोनों डोजेज 30.4% लगी हैं, बाकी 70% जनता को भी सेकंड डोज नहीं लगी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए जल्दी से काम नहीं किया तो हो सकता है जो थर्ड वेव जो समर में आने वाली है या आ सकती है, वहाँ पर ये रैंप अप होने के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों याद रखना, WTO का खुद का भी ये कहना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हर उस इकॉनमी का GDP बढ़ रहा है जिस इकॉनमी के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अच्छे से चलाया गया है। इसलिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल सिचुएशन आ चुकी है कि किस तरह से वो अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। दोस्तों अगर मैं पिछले 3 महीने का डेटा उठाऊँ, नो डाउट इंडिया ने बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पर देखे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। जो रैंप अप पहले धीरे धीरे होता है वो रैंप अप होना शुरू हो गया, यानी तेज़ी से वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर वैक्सीनेशन डबल डोज होना बाकी है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 43.4 जो है डबल डोज लग चुके हैं, गुजरात के अंदर 49% लग चुकी हैं, महाराष्ट्र के अंदर 31% लग चुके हैं, केरला के अंदर 42% लग चुके हैं, वेस्ट बंगाल में 26% और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17.8% डबल डोज लगी। बाकी अभी डबल डोज बाकी रहना बाकी है। बिहार के अंदर सिर्फ डबल डोज 20.8 लगी है और झारखंड के अंदर 18.4 लगे हैं। यानी जो रेड इलाका आप देख रहे हैं इन पर डबल डोज बहुत कम लगी है और जो ग्रीन इलाका है ये काफ़ी अच्छा माना है, जहाँ पर डबल डोज काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लग चुकी हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी की जो GDP है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूज़ आ रही है कि किलिंग स्पार्क माइग्रेंट फ्लाइट फ्रॉम JNK। अभी JNK के अंदर क्या हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि वहाँ पर माइग्रेंट वर्कर के रूप में वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर दंगे जैसी चीज़ें वहाँ पर इतनी देखने के लिए मिल रही, क्योंकि JNK के अंदर क्या हो रहा है, बॉर्डर इलाके पर जो हमारे जो सैनिक है उनको उनकी डेथ की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। अब अल्टीमेटली जब उनको मारा जा रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका माइग्रेशन जो है वो रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों JNK इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर
सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे पीस इस्टेब्लिश हो पाए और वहाँ के लोग एक आसान ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर जी पाएँ। ठीक है, इसके बाद एक और आर्टिकल आया, तमिलनाडु मैन ड्रॉन आफ्टर बोट रनकान वेसल्स। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो मुद्दा ये उठ रहा है कि पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आर्टिकल क्या बोल रहा है, फिर मैं आर्टिकल से अपने एग्जाम पर जाऊंगा। ठीक है, आर्टिकल ये बोल रहा है कि जो हमारे तमिलनाडु वाला इलाका है वहाँ से जो फिशिंग करने के लिए जो हमारे फिशरमैन हैं वो गए और उन्होंने 200 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, जिसको नॉटिकल माइल को आप जानते हो समुद्र में नॉटिकल माइल से मेज़र किया जाता है, तो उन्होंने 200 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर ली थी। जिसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका की बॉर्डर एरिया आ गया और उन्होंने श्रीलंका की टेरिटरी में मछली पकड़ना शुरू किया। वहाँ पे क्या थे, जो वहाँ के सिविलियंस थे श्रीलंका के, उन लोगों ने गोली चलाते हुए जो फिशरमैन है उसको मार दिया। इवन एक बोट पलट जाने से फिशरमैन जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर मेन चीज़ अब हमें समझनी है, देखो आर्टिकल तो आपने कवर कर लिया, अब समझने वाला पॉइंट ये है कि आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा भारत का कोस्टल लाइन है, यानी जहाँ से बेस लाइन है, उसके बाद जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो आम इंसान वहाँ पर जाके अपनी जैसे होता है ना हनीमून पे गए, अपने घूमने घामने के लिए गए, तो 12 नॉटिकल माइल तक तो आप आराम से दूरी तय कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो लिख लो कि एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.853 किलोमीटर्स का होता है। कितना, एक नॉटिकल माइल 1.853 किलोमीटर्स का होता है, लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम कर दो, उतना होता है। तो 12 नॉटिकल माइल तो बिना किसी परमिशन के आप जा सकते हो। 12 नॉटिकल माइल के बाद अगर आप जाते हो तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगना शुरू हो जाता है, जो कब तक चलता है, 188 नॉटिकल माइल तक चलता है 12 के बाद। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं भारत का कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, जिसमें 12 में तो कोई भी जा सकता है, और उसके बाद 188 के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें व्यापार करने के लिए जाते हैं, या जैसे ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र होता है वो हमारा होता है। 200 नॉटिकल माइल को 1.853 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 370 किलोमीटर हम बोल सकते हैं कि बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक का जो समुद्र एरिया होता है वो हमारे भारत का ही माना जाता है। उसके बियॉन्ड अगर होते हो तो इंटरनेशनल टेरिटरी में आ जाते हो, किसी दूसरे देश जैसे तमिलनाडु की बात करें तो श्रीलंका आप पहुंच जाओगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं वो इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं, जिसके चलते श्रीलंका को एक थ्रेट सा लगता है और वो इन मछुआरों पर क्या कर देते हैं, वॉर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल तो आपको कवर हो गया होगा, लेकिन आर्टिकल से हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपको ये पता चले कि हमारी इंडिया की टेरिटरी वाटर में कितनी होती है, जो कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी होती है वो हमारी क्या मानी जाती है, इंडिया की पार्ट मानी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलो, तो ये अमरिंदर को लेकर चलिए। अब अमरिंदर कौर जो है ये क्या है, अमरिंदर सिंह जो है ये हमारे पंजाब के पूर्व सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, जिसके बाद नए चीफ मिनिस्टर यहाँ अपॉइंट किया गया। अब इन्होंने ये बोला कि अगर बीजेपी फार्म बिल को लेकर एक पॉजिटिविटी दे तो मैं बीजेपी को ज्वाइन कर सकता हूँ या अपनी खुद की भी पार्टी यहाँ पर बना सकता हूँ। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं था, छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने जल्दी से इसको कवर कर दिया, इससे थोड़ा सा आप लेटेस्ट चीज़ों से भी अवेयर रह पाओ। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन फूड रिकॉल लिंक्ड टू जीएम राइस फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर ना इंडिया के ऊपर एक बहुत धब्बा लगा दिया गया। क्या धब्बा लगा दिया, जैसे हम इंडिया वाले राइस जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पता होगा एक्सपोर्ट के कई सारे नॉर्म्स होते हैं कि गुड क्वालिटी का होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेजर होने चाहिए, और कई सारी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ का एक्सपोर्ट कर सकते हो। खाने पीने वाली चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपने गलत एक्सपोर्ट कर दी या गलत चीज़ एक्सपोर्ट कर दी तो इससे हेल्थ इशू हो सकता है उस कंट्री के ऊपर जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो माल खरीद रही है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, राइस का एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक रिसर्च की गई और ये पता लगा कि जो राइस है वो किस टाइप का राइस है। तो पता चला जो राइस है वो हमने जो जीन्स वगैरह होते हैं उनको लेकर बनाया। जीन्स वगैरह लेकर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप दो राइस की अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर एक अलग प्लांट बना रहे हो, जिससे एक अलग ही टाइप का राइस बन रहा है। इस टाइप का हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने जीनोटिक तरीके मतलब जो जीन्स वगैरह होते हैं उनमें हेर फेर करके एक नए राइस का पार्टिकल बनाया और उस चीज़ का आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। जबकि भारत ये कह रहा है कि नहीं, हमने ऐसा कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इस टाइप की खेती तो हम करते ही नहीं, जहाँ पर दो अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ सीड्स को मिला के हमें एक प्लांट बनाए और उसे एक नई सीड्स को प्रोड्यूस करें। इस टाइप का तो काम हम करते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अब आप जानते हो वर्ल्ड वाइड अगर हम इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप 1 और 2 में हमेशा रहता है। ये बात बहुत अच्छी इंडिया के साथ कि फार्मिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप 1 और टॉप 2 के अंदर हमेशा रहता है। अब क्या हो गया कि इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी सालों से एक अच्छी इमेज बन गई थी। तो
तो यहाँ पर क्या है कि भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं और ये बोला है कि हमने चावलों के साथ मिलावट की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पर कोई मिलावट नहीं किया। अब यहाँ पर आप इस आर्टिकल में एक एक लाइन को पढ़ो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइस फ्लोर जो है इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड देखा गया, जीएम जिसको बोलते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड देखा गया, जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप के जो सीड्स होते हैं उनका यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला है। तो यूरोपियन कमीशन जो है उन्होंने ये बोला है कि इस टाइप की चीज़ें जो भारत कर रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है, जबकि भारत इसको पूरी तरीके से डिनाई कर रहा है। जो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने साफ साफ बोला है कि हमने इस टाइप का कोई भी राइस एक्सपोर्ट किया ही नहीं है। इवन एक्सपोर्ट तो दूर, हम तो इस टाइप का कोई प्रोडक्शन करते ही नहीं है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री के द्वारा एलिगेशंस जो लगाई जा रही है उनको पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया गया कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, जो आप बोले वो बिल्कुल गलत है। अगर हम इंडिया की राइस के प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग हम 18 मिलियन टन का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमत इंटरनेशनल लेवल में 65,000 करोड़ रुपए होती है। यानी हमारा हर साल 65,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ राइस से होता है। और कहाँ पर हम राइस का एक्सपोर्ट करते हैं? मोर देन 75 कंट्रीज़, मतलब 75 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं? राइस का एक्सपोर्ट करते हैं। ये मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यूरोपियन कमीशन ने साफ बोल दिया, एक अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते क्या हुआ कि ये बोला जा रहा है कि आपने जो राइस भेजा वो ब्रोकन, मतलब वो टूटे हुए राइस है, और जो कि खास तौर पर किसके बेस्ड है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और इसको आपको वापस ले लेना चाहिए। तो इंडिया ये कह रहा है कि हम ये वापस इसलिए नहीं, क्योंकि इस टाइप का राइस हमने भेजा ही नहीं है। आप किसी और का राइस हमें बताकर अगर ये चूना लगाने की कोशिश करो तो हमें ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल बिल्कुल समझ आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरत हो, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बात बोली जा रही है। अब क्या है कि आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो, जैसे बिमल पटेल, बिमल जलान मत बोलते ना, बिमल जलान कमेटी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा बनाई गई थी, ये बिमल पटेल है, ठीक है। तो बिमल पटेल ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसको क्या कर देना चाहिए, इसको थोड़ा सा रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर हम बात करें जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे जो इंटरनेशनल कह सकते हो कि जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको बुला के यहाँ पर पूरी डिज़ाइनिंग की जा रही है। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग को लेकर थोड़ा सा एक मुद्दा उठाया कि डिज़ाइनिंग जो है वो हमें इंडियन आर्किटेक्ट वगैरह से करवानी चाहिए। तो एक छोटा सा आर्टिकल है जो बिमल पटेल ने उठाया था। खैर इससे मुद्दा नहीं, मेन चीज़ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था इस आर्टिकल से, वो ये कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसके अंदर पीएम ऑफिस नया बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट की नई बिल्डिंग होगी, और जो उच्च अधिकारी होते हैं जैसे उप प्रधानमंत्री वगैरह हो गए या उपराष्ट्रपति वगैरह हो गए, इनके लिए क्या होगा, एक सेपरेट और न्यू बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी, जो कि और जो वहाँ पर हमारे इंडिया गेट के पास जो हमारे नेशनल म्यूजियम्स वगैरह उनको रिस्टोर यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो बजट बनाएगा वो 13,000 करोड़ का बनाएगा, जिसको 2022 के अंदर कहा जा रहा है कि जो हमारा नया विंटर सेशन होगा उसके अंदर क्या होगा कि हमारा नया सत्र जो है वो नए पार्लियामेंट के ही अंदर यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन आपसे अगर आपको बता तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्वेश्चन ये है कि जो हमें नए पार्लियामेंट को बनाने की क्यों ज़रूरत है? पुराने पार्लियामेंट में भी हमने कई सारे मॉडिफिकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज़ किया है, स्टिल हमें इतना 13,000 करोड़ का जो बजट है हमने क्यों बनाया? फिर क्यों हमें नई बिल्डिंग की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी? जबकि हम जानते हैं जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना पर्टिकुलर मीटर 2.5 पर्टिकुलर मीटर 10 जो है वो घूमने लग जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि दिल्ली के अंदर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब हो जाए। बट स्टिल इसको बनाया जा रहा है, जिसके पीछे क्या रीज़न है आप मुझे अगर पता हो तो प्लीज़ बताना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई खास ऐसी न्यूज़ नहीं, ये तो पूरा हमारा सेक्शन ही पूरा जो है किससे जुड़ा हुआ है, पूरा आर्टिकल नहीं कहना चाहिए बल्कि एडवर्टाइजमेंट कहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक आर्टिकल आता है या एक एडिटोरियल आता है, दैट इज़ ट्रबल इन बांग्लादेश। अभी ट्रबल इन बांग्लादेश को लेकर क्या बात बोली जा रही है कि आप जानते हैं कि जब से हमारे यहाँ पर जो बांग्लादेश की बात करते हैं जहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, ठीक है। अब बांग्लादेश के अंदर क्या है, कई टाइप के वहाँ पर लोग पाए जाते हैं, कई टाइप के रिलीजियस के लोग पाए जाते हैं, बट वहाँ पर हिंदू के लोग बहुत कम है। आप ये ऐसे लगा लो कि 4 से 5% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू कवर में, हिंदू के अंदर आती है, बाकी सब मुस्लिम वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी क्या हुआ कि हिंदू जो मुस्लिम है उनकी जो बेसिकली जो कुरान वगैरह होती है उसको लेकर एक मीम बनाएगी, और जिसमें उनकी कुरान की जो है वो एक तरह से उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है, और ये बताया जाता है कि सेंटिमेंट हर्ट जो है वो हिंदू के द्वारा किए गए। तो जब यहाँ पर दुर्गा पूजा हुई थी तो दुर्गा पूजा में क्या हुआ कि जब मुस्लिमों को कि उनके जो पवित्र ग्रंथ हैं, ठीक है, उनके साथ इस टाइप के मीम्स वगैरह बनाए गए जो कि हिंदू ने बनाए, तो उन्होंने क्या किया, काउंटर करते हुए जो हमारी पूजा होती है, ठीक है, उस पूजा के अंदर
क्या किया, उन्होंने दंगे वगैरह करने की कोशिश क्या की, इवन उन्होंने दंगे किए, कई जगहों पर मारपीट की गई, कई लोग उसमें घायल हुए। तो इस टाइप की एक्टिविटी जब बांग्लादेश में देखने के लिए मिली, और क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं, तो हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बोला कि इस टाइप की एक्टिविटी अगर हिंदुओं के साथ होगी तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो वहाँ की जो शेख हसीना है, उन्होंने बोला कि हम इसके लिए बाकायदा पूरी कमेटी बनाएंगे, पूरी बैठक बुलाएंगे और ये पता लगाएंगे कि इनमें किन ग्रुप का जो है वो हाथ है, जो कि धर्म के आड़ में आके इस टाइप के दंगे जैसी चीज़ों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये था आर्टिकल पूरा इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इन द क्रॉस हेयर सिविलियन एंड कश्मीरी हारमोनी। अब बात ये चलिए, आप जानते हैं अभी जब से धारा 370 लगी तब से JNK के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा हरकतें देखने के लिए मिल रही है, किस तरह से वहाँ पर सिविलियंस को वगैरह मारा जा रहा है। सोच के देखो, एक स्टेट के सिविलियन को ही मारा जा रहा है तो वहाँ की स्टेट के जो लोग हैं वो कितना अपने आप को सेफ फील करते होंगे। दोस्तों बिल्कुल भी वो अपने आप को सेफ फील नहीं करते होंगे। इस बात को लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई, और इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो राधा कुमार है उन्होंने यही डिस्कस किया है कि किस तरह से हम आने वाले समय के अंदर जो है अपने जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों को इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इसी तरह से JNK के अंदर भी लोग अपने आप को सेफ फील करें। क्योंकि इस तरह से अगर चीज़ें होंगी तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो वहाँ के रहने वाले निवासी है वो वहाँ की ज़मीनों को ऑन बने दाव में बेचकर किसी दूसरी स्टेट का बर्डन बढ़ाना शुरू कर देंगे। JNK भी हमारा ही स्टेट है तो हमें उसको पूरी तरीके से सिक्योर रखना चाहिए, और सिक्योरिटी स्टेटस पर खास तौर पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल इसलिए बोलता है, ठीक है, कश्मीरी पंडित्स वगैरह को लेकर बोलता है। अब यहाँ पर एक बात चले, नो एक्सक्यूज प्लीज़ इंडिया अवेट अ फुल कास्ट हेड काउंट। अब यहाँ पर पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पर भारत में जो जनगणना होती है वो हर 10 साल पे होती है। इसकी स्टार्टिंग 1881 से हुई थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो जनगणना है वो दादा भाई नरोगी ने निकाली थी, फिर साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर VK राव के द्वारा यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से नेशनल में निकाली गई। इसके बाद ये काम जो है वो CSO दे देगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे यहाँ पर भारत में जनगणना निकालने का काम करती है, जो कि हर 10 साल पे क्या करती है, जनगणना को निकालती है। अभी 2011 के अंदर ये मुद्दा उठा था कि हमने एक नई इन्वेंशन की थी और हमने कहा था कि हम कास्ट की भी सेंसस करेंगे, मतलब कास्ट को लेकर भी जनगणना की जाएगी। लेकिन जब हम कास्ट की जनगणना करने के लिए गए तो पता चला कि एक ही कास्ट के अलग अलग नामों से इन्होंने डिफरेंट कास्टेज बना दी, और देखा गया 24 लाख कास्ट बना दी। दोस्तों कास्ट 10, 20, 50 फिर भी ठीक होती है, लेकिन 24 लाख कास्ट का होना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका क्या रिलेवेंस रह जाएगा, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो गुप्ता लोग हैं, अगर वो बनिया है, अब गुप्ता में भी डिफरेंट टाइप के बनियाज वगैरह होते हैं, जैसे आपके अग्रवाल हो गए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, यादव वगैरह, ये बनिया के अंदर कवर होता है। लेकिन अगर हर बंदा ये बोले कि नहीं हम अलग टाइप के बनिया, हमारी तो कास्ट उससे एक डिफरेंट स्टेप पर चली जाती है। इस तरह से देखा गया कि जब 2011 में जनगणना कराई गई तो उसका डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि जनगणना के अंदर देखा है सेंसस के अंदर कास्ट इतनी ज़्यादा होगी कि जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रहा, महत्व ही नहीं रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि 2021 के अंदर अब हम जो है कास्ट सेंसस को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नॉर्मल सेंसस होगी बट कास्ट सेंसस यहाँ पर नहीं होगी। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले, कुछ ही महीने पहले यहाँ पर, या 15 या 20 दिन पहले यहाँ पर नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कास्ट सेंसस कराओ, जिससे कि हम अपने यहाँ पर जो निचली जो दलित समुदाय के लोग हैं हम उनके लिए उस हिसाब से पॉलिसी को फ्रेम कर पाए। बट भारत सरकार ने काउंटर करते हुए बोल दिया कि हम इसलिए नहीं करवा रहे बिकॉज यहाँ पर सेंसस करवाते टाइम जब कास्ट सेंसस होती तो इतनी सारी कास्ट हो जाती है जिसके आधार पर आप कोई भी चीज़ इवैल्यूएट नहीं कर सकते। और 2011 में हम इसका अंजाम भुगत चुके हैं, जिसका कोई फायदा नहीं मिला, सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी होता है। इस बात को लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर बोला गया। चलो मैंने इसके लिए कुछ नोट्स यहाँ पर बनाए हुए, मैं आपके सामने नोट्स यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो नोट्स क्या यहाँ पर, यह है सेंसस 2021, या फिर जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस को कौन, या सेंसस को कौन कंडक्ट करता है और ये कब से स्टार्ट हुआ। तो 1949 के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, ये हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। ये कास्ट को क्या करते हैं, सेंसस को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सेंसस की बात करें तो 1951 से लेकर अभी 1948 तक जो है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो सेंसस है उसको यहाँ पर कैलकुलेट की जाती थी। 2011 के बाद 2021 के अंदर यहाँ पर सेंसस को कंडक्ट कराया जा रहा है। 2011 के अंदर खास बात ये थी कि यहाँ पर 15 नेशनल सेंसस यहाँ पर कराया गया था। 15वां हमारा नेशनल सेंसस यानी 15वीं बार हम अपने 2011 के अंदर हमने अपने सेंसस यानी पॉपुलेशन को यहाँ पर काउंट किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड किए थे, हाउसिंग को इंक्लूड किया था, पॉपुलेशन को इंक्लूड किया था, एंशिएंट मेडिवल इंडिया को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। दोस्तों सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने है। अगर हम अपने वो 4 वेद है ना, यथुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इस तरह से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर भी पॉपुलेशन को काउंट करने की बात बोली गई है और उन्होंने तरीके भी बताए। अब ऋग्वेद आप जानते हो 800 से 600 BC
के अंदर की बात बोली गई, जब वहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में बात बोली गई है तो हम उसी चीज़ को क्या करें, फॉलो अप करते हुए आज भारत के अंदर क्या करें, सेंसेस को काउंटिंग करें। इवन जिन्होंने इकोनॉमिक जो हमारे अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, ये कौटिल्य ने भी बनाई थी। तो कौटिल्य ने भी अपने पास ये बात बोली कि पॉपुलेशन की सेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम कई सारी जो डेटाज हैं उनको इकट्ठे करके उनके हिसाब से पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं, जिससे एक देश की डेवलपमेंट में वो चीज़ें बहुत काम करती हैं। यानी कई पुरानी, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, ऋग्वेद हो गया, और जो हमारे कौटिल्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र बनाया था, इन्होंने खास तौर पे फोकस किया था कि सेंसस होनी चाहिए, एक देश के लिए सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हमने उन लोगों से, इवन अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो मुग़ल किंग अकबर थे, उन्होंने भी क्या किया था, एनआई अकबरी, यानी अपनी जो टेरिटरी जो संप्रदाय थी वहाँ पर भी उन्होंने सेंसस कंडक्ट करा के चीज़ों को उस तरह से टैकल करने की कोशिश की थी जिससे कि वहाँ के समुदाय के लोगों को क्या पहुँच सके, फ़ायदा पहुँच सके। तो आज की डेट में अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारे पास सेंसस जो है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, मैंने भी आपको मिनिस्ट्रीज़ वगैरह बता देते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि सेंसस किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर निकाली जाती है। अभी थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है, आप इसको अपने लेवल पर पढ़ सकते हो, सारी चीज़ मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स ईजी के नाम से, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, ये सारे आर्टिकल हो गए हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है ना, जो हमारे प्रसन्नजीत बोस हैं, इन्होंने बोला है कि हमारे पर कास्ट सेंसस होनी चाहिए। मतलब आप याद रखना, जितने भी आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स नहीं बोल रहा मैं, एडिटोरियल्स बोल रहा हूँ, जो किसी ना किसी राइटर के द्वारा लिखे जाते हैं, उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो, बिकॉज ये एक तरफा होती है, ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। आप इनके ओपिनियन से चीज़ों को जान सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, बट सेम ओपिनियन आप अपने एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। लिखना चाहो तो अपने व्यूज़ लिख सकते हो, बट आप ये नहीं देखोगे कि अगर ये चीज़ दे रखी है तो ये बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ यहाँ पर चेंजेस अपने कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल एक यहाँ पर कवर होता है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप की बात बोली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, एक नया क्वाड ग्रुप हमारे यहाँ पर बिल्ड हुआ है। पहले हमारे पास पुराना एक क्वाड ग्रुप तो था ही, अब एक नया क्वाड ग्रुप और बनाने की बात बोली गई है। दोस्तों मैं बता दूँ कि जो पुराना क्वाड ग्रुप है वो हमने क्या किया था, इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, क्योंकि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी डोमिनेंसी को दिखा रहा था। तो उसकी डोमिनेंसी को रिड्यूस करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमने ऑलरेडी क्वाड ग्रुप बनाए हुए थे। इसमें 4 कंट्रीज थी। जानकारी के लिए बता दूं, उसमें कंट्रीज हमारी इंडिया थी, यूएसए थी, जापान थी और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 थी। अब एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की यहाँ पर बात बोली जा रही है, जिसके अंदर कौन कौन होगा, इंडिया और यूएसए तो सेम रहेंगे। अब यूएई आ जाएगी, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाएंगी, जैसे दुबई वगैरह होंगी, ये एमिरेट्स वगैरह होती हैं, और इसराइल। ये 4 कंट्रीज मिलकर क्या करने वाली है, अपने पास एक नया क्वाड ग्रुप यहाँ पर बनाने वाली है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो आप जानते हो, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमारे कौन है, जो जयशंकराचार्य हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में आजकल विजिट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना, उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है। उसी तरह से फॉरेन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो जयशंकराचार्य क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने की कोशिश करते हैं, बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली इसराइल गए थे, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से जब ये मिले तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक अपने पास एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह से एक अपना अलायंस बनाएं, जिससे हम अपने व्यापार को यहाँ पर बढ़ा सकें। तो यहाँ पर इसको बात की। अब इसराइल के जो प्रधानमंत्री, उनसे तो डायरेक्टली बात हो गई, और जो यूएस और यूएई की जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे करके बात की, और ये डिसाइड किया कि हम चारों कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड ग्रुप को यहाँ पर बनाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है उनको सुधारने पर यहाँ पर काम करेगी। इससे जो हमारे फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो पिछले कई सालों से हमारे खराब होते आ रहे हैं, वो यहाँ पर सुधरते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर इसराइल के द्वारा एक और चीज़ बोली गई कि हम आने वाले समय के अंदर जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो देखते हैं, इसको हम ज्वाइन करने का मौका देंगे नहीं, वैसे पूरा मौका हम इसराइल को ज्वाइन करने का देंगे। तो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ज्वाइन होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर पूरे आर्टिकल में यही चीज़ दे रखी है। तो याद कर लो आज से कि क्वाड ग्रुप जो है वो हमारे पास 2-2 ग्रुप हो गए। एक क्वाड ग्रुप जिसमें 4 कंट्री है, दूसरे में भी 4 कंट्री है, लेकिन कंट्री के मेंबर अलग अलग हैं। और इंडिया और यूएसए दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, जो दोनों के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर दोगे कॉमेंट के अंदर। कॉमेंट में टाइप करके बताओ, पहला जो क्वाड ग्रुप है उसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, और जो दूसरा अभी बनाएंगे उसके अंदर कितनी कंट्रीज आती है। क्योंकि जब आप टाइप करोगे, लिखोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और याद होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई में जनरली इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये सोचकर कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है, तो प्लीज़ वो अपना कमेंट करें, ताकि उनको लिखित में वो चीज़ें याद हो जाएं। जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे एडिटोरियल सेक्शन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एडिटोरियल और दे रखा है, वो क्या, अ ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर। ग्लोबल प्लेयर्स की अगर हम बात करें सोलर पावर्स की, तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। चलो, मैंने इसके लिए नोट्स बनाए, पहले मैं नोट्स पर आता हूँ।
ये देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं अलग अलग टाइप के लोगों से या अलग अलग टाइप की कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करते हैं। चलो जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हो हमारे भारत का जो भारत का नहीं बल्कि जो ग्लोब है, हमारा वर्ल्ड का जो ग्लोब है, उसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है 121 नेशंस आते हैं, यानी 121 कंट्रीज उसके अंदर आती हैं। यहाँ पर हमने 121 नेशंस के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट का नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने यहाँ पर किया हुआ है 121 नेशन के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही चीज़ें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से पड़ती है, तो क्यों ना उस रोशनी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, जिससे कि हमारी जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, जिसमें इंडिया ने बहुत मतलब बढ़ चढ़ के अपनी चीज़ें रखी हैं। बट ये कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले इंडिया और फ्रांस ने रखा था, अगर मैं सच बताऊँ तो 2011 के अंदर COP20 की मीटिंग हुई थी, COP21 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इंडिया और फ्रांस जो थे वो एक एडिटोरियम में वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आप बताओगे वो कौन सा एडिटोरियम था जहाँ पर वो मिले थे, क्योंकि मैं इस पर कई बार आपको बता चुका हूँ। तो जब दोनों लोग वहाँ पर मिले तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक अलायंस यानी एक ग्रुप बनाए, जिसके अंदर क्या होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आने वाली सभी कंट्रीज को हम जोड़ेंगे और हम अपने पास सनलाइट से क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि जो हमारी कोल की डिपेंडेंसी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात से फ्रांस बहुत ज़्यादा खुश हो गया और इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, और धीरे धीरे इस ग्रुप के अंदर मेंबर बढ़ते चले गए। 121 मेंबर का एक ग्रुप यहाँ पर बना दिया गया। अब इजराइल के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम भी इस ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको ये सब समझ आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इस ग्रुप के अंदर क्या होगा कि हम क्या करें सोलर प्लांट्स लगाएंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे। अब आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो भारत के अंदर स्थित है, वो भी राजस्थान के कांडला के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर कांडला है, तो कांडला जो स्टेट है वहाँ पर सिटी है, वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। अब ये क्या है कि इंडिया सोलर पावर को लेकर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, और उसके भी अंदर ना तमिलनाडु, उसका कहना ही क्या मतलब तमिलनाडु से तो आप ये मान के चलो कि इन लोगों के अंदर इतने लिटरेसी रेट इतना अच्छा है, पढ़े लिखों की संख्या इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये लोग बहुत फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अब इन्होंने क्या सोचा, अगर हम बात करें लार्ज स्केल पर जो सोलर प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु के अंदर किए जाते हैं। पिछले बीते कुछ सालों के अंदर अगर हम 5 सालों का डेटा उठाएं तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्लांट पर काम किया है, यानी जो सोलर पैनल्स वगैरह बनाते हैं ना, वो सिलिकॉन की जो प्लेट्स होती हैं वो तमिलनाडु के द्वारा बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर यहाँ पर की जाती है। अभी कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो अभी हमारी जो कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज करके 4.4 गीगावाट की प्रोडक्शन यहाँ पर करना चाहते हैं। दोस्तों आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्पीच दी जा रही थी, आप डेट बताना वो डेट कौन सी थी। ठीक है, सितंबर मंथ में वो स्पीच दी गई थी। उस स्पीच में ये बोला गया था कि हम सोलर पैनल के थ्रू 450 गीगावाट की बिजली का उत्पादन करेंगे। ऐसा हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक कि 2030 तक हम 450 गीगावाट्स का प्रोडक्शन करेंगे, वो भी किससे, सोलर प्लांट से करेंगे, जिससे कोल पर डिपेंडेंसी और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दोनों को यहाँ पर इनिशिएट करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अगर हम अभी की बात करें तो रिसेंटली अगर हम पूरे की बात करें तो 279 गीगावाट का अभी हम प्रोडक्शन आसानी से कर पा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारा तमिलनाडु है उसने ये सोचा कि आने वाले समय के अंदर सोलर पावर प्लांट इतना ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, तो क्यों ना इसका प्रोडक्शन लेवल हम यहाँ पर रैंप अप कर दे, बढ़ाना शुरू कर दे। तो तमिलनाडु के द्वारा इनिशिएट जो दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा में फ़ायदा मिल रहा है। दोस्तों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर ये बता दूं कि हमारे पास जो सिलिकॉन की प्लेट्स होती हैं वो किस टाइप की होती है, लाइक मोनोसाइक्लिक होती है और एक आपकी साइक्लिक होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, खर्चा थोड़ा सा नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये खर्चा धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप सही तरीके से इसका यूज़ करना सीख जाते हो। तो मुझे लगता है अभी जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर तो कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको अपनी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाना ही पड़ेगा। बट अगर ये घरों के अंदर भी सब्सिडाइज रेट पर सोलर पैनल बंटवा दिए जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारी बिजली की जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर वो घटती हुई नजर आएगी और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि एक मोटी कमाई जो है रकम की यहाँ पर चली जाती है। और हमारा भारत जो है वो इतना अमीर ज़्यादा नहीं है कि जिसके हर व्यक्ति के पास 50-60 हज़ार रुपये की कैपेसिटी हो मिनिमम इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये सोलर पैनल थोड़े महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सोलर पैनल सब्सिडाइज रेट पर बंटवा देने चाहिए और कंपलसरी बंटवाने चाहिए कि आप लो 50 हज़ार वाली चीज़ हम आपको 10 हज़ार में दे रहे हैं, लो और इसको लगाओ, जिससे एटलीस्ट आपके घर के अंदर जो पंखे या फ्रिज वगैरह जो चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चले और थोड़ी सी आपकी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पर हो, बाकी प्रॉपर्ली आप क्या करो सोलर पैनल पर डिपेंड हो। इससे कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगा और जो पोल्यूशन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, खासतौर पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें कम होती नजर आएंगी। कहीं ना कहीं हम ग्रीनरी को प्रमोट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकता है आने वाले समय के अंदर हो जाए। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल ऐसा होगा, जरूर देख लेना आप लोग। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं
तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, द ओवरलुक एपिडेमिक। अच्छा, पेंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस होता है, अगर वो डिफरेंस आपको पता हो प्लीज़ आप मुझे बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है। अभी जब से कोविड-19 के केसेस हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिले, तब से हमने देखा जो ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। अराउंड 1.3 मिलियन फीवर जो केसेस हैं वो यहाँ पर पाए गए, बट क्या उन केसेस पर हमने ध्यान देना कम कर दिया, बिकॉज हमारा पूरा फोकस किस पे था, कोविड-19 पेशेंट्स पे था, और हमने ट्यूबरक्लोसिस पे चलने वाली जो रिसर्च है उसको थोड़ी देर के लिए थमा दिया, यानी बंद कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर केसेस रैंप अप होते हुए नजर आए। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि हर दिन जो ट्यूबरक्लोसिस के जो केस है जिनमें फेफड़ों के अंदर क्या होता है, सूजन आ जाती है, फेफड़े गलने स्टार्ट हो जाते हैं, इस टाइप की जो सिचुएशंस है, इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो अब इस टाइम पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस पर अब हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात होगी। इसके बाद हम और आगे यहाँ पर चले तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो चाइनीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है, चाइना पेट्रोलिंग स्लाइटली अप इन ईस्ट। अब आप जानते हो जो चाइना का एरिया होता है उसको हम LAC बोलते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, और पाकिस्तान को LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या होता है कि चाइना अगर ये देख ले कि बॉर्डर एरिया पे अगर इंडिया अपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रही है, तो चाइना वाले उसमें घुसपैठ करके उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को डैमेज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और आए दिन हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से जो घुसपैठ है वो कुछ ज़्यादा ही लेवल पर हो रही है, जिसको लेकर टू कमांडर लेवल मीटिंग भी हो चुकी है, बावजूद इसके यहाँ पर बोला जा रहा था कि हम अपनी आर्मी को पीछे पीछे कर लें, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये लोग आर्मी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर मारा जा रहा है, और हमारी जो टेरिटरी है LAC वाली उसके अंदर ये चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, किस तरह से वो यहाँ पर घुस रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3,488 किलोमीटर का जो लंबा ट्रैक हमारा, और 1,336 किलोमीटर का ईस्टर्न सेक्टर है, कुल मिला के 3,488 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि LAC कवर करती है। तो एक बहुत लंबी डिस्टेंस है, और ऐसे में हर डिस्टेंस पर आर्मी डिप्लॉय कर पाना इतना आसान काम नहीं होता, जिसको लेकर बोला है कि दोनों ही कंट्री एक पीस इस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करते हुए अपनी अपनी आर्मी को पीछे कर दे, कोई किसी बाउंड्री में ना एंट्री करे, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको अपनी बाउंड्री के अंदर करनी है वो डेफिनेटली कर लो। बट चाइना को लगता है कि अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के द्वारा बाउंड्री पर कर दिया गया तो कल को युद्ध के टाइम पर चाइना हार जाएगा और इंडिया जीत जाएगा। वो बहुत आगे तक की चीज़ें सोचता हुआ चलता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हम आपकी बाउंड्री पे कंस्ट्रक्शन नहीं करें, हम अपनी बाउंड्री पे करें, ये हमारा हक है, हमारा राइट है। बट वो लोग क्या करते हैं, एंट्री मार के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं बम बारूद से। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव देखने के लिए मिली, लेकिन चाइना अपनी बात से सुधरता नहीं है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, यूनाइटेड नेशन ने अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर जो अभी हिंदूज यानी माइनॉरिटी पर अटैक हुआ है उसको लेकर रिपोर्ट मांगी है, और ये कहा है कि इस टाइप के अटैक जो है चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी पर इस टाइप के अटैक माइनॉरिटी पर नहीं होने चाहिए। मैं माइनॉरिटी वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज माइनॉरिटी का मतलब होता है जो सबसे कम जनसंख्या वाले पाए जाते हैं उनके ऊपर लोग डोमिनेंसी दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में तो बता ही दिया था कि किस तरह से भारत के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है एक गलत टाइप के राइसेस जो जिनोम करके जो राइस होती है वो यहाँ पर टूटे चावल वगैरह भेजे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चर में टॉप 2 के अंदर आता है, और वो हमारी इमेज को डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर एक बात हो रही है कि चाइनीज साइबर अटैक को लेकर, कि चाइना वाले क्या करते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं साइबर अटैक करते हैं, जिससे जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो किसी भी टाइप की, चाहे हमारी फोटोज व्हाट्सएप चैट कुछ भी हो, उस पर ही अटैक करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और चाइनीज़ के द्वारा ये एक बार नहीं बल्कि हर महीने में 1 या 2 बार देखने के लिए मिलता है, जिसको लेकर यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं यानी जो अमित शाह है उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई है, और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर बातचीत बोली गई है कि कैसे आने वाले समय के अंदर हम इस चीज़ को काउंटर यहाँ पर कर सकते हैं। और ये पूरी जो कॉन्फ्रेंस है, ये पूरी मीटिंग है, ये मंडे के अंदर हुई थी, आप इसके फोटोग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं थोड़े से इसके नोट्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने साइबर वेलफेयर पर नोट्स यहाँ पर बनाए हुए। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये एक इस टाइप की सिक्योरिटी होती है जो कि आपके फ़ोन में रखी हुई आपकी इन्फॉर्मेशन या लैपटॉप या PC में रखे हुए आपकी पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन को लीक करने में काम करता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसके लिए क्या हुआ, साइबर वेलफेयर ऑफेंसेस यहाँ पर बनाए गए, जिसमें अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के भी देखे गए कि कई US के जो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो आर्मी के हों या कंट्रोल पर्सोनल के हों, यहाँ पर उनके यहाँ पर भी साइबर अटैक्स देखने के लिए मिले हैं, जो कि किसके द्वारा किए गए, चाइना के द्वारा किए गए। तो ऐसे में अब कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिन्होंने इसके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए, जैसे US है, इवन चाइना ने खुद ने इसके प्रोटेक्शन के लिए वेलफेयर प्रोग्राम बनाए हुए हैं, रशिया, इजराइल और UK। अब हम
बात करें तो इससे किस तरह से हम इस अटैक से बाहर निकल सकते हैं, अटैक से बाहर ऐसे निकल सकते हैं कि जिस कंट्री के द्वारा ये अटैक कराए जा रहे हैं उनको हम रिक्वेस्ट करें कि इस टाइप की एक्टिविटी ना की जाए, क्योंकि भारत की अपनी सॉवरेनिटी है या किसी भी कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी है कि वो इस तरह से जो पर्सनल डेटा या जो आर्मी का डेटा है इसको लीक आउट नहीं कर सकती। अगर वो कोई फ्रीक आउट करता है तो ऐसे में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया लास्ट में, देखिए हमारे इंडिया के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे साइबर अटैक को होने से रोकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक तो हमारे यहाँ पास साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसको 1-4C बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4C है ना, इस वजह से इसे 4C बोलते हैं। इसके बाद है I4C हो गया, सॉरी, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट 2000 हो गया और नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 हो गया। तो ये सारे हमने बाकायदा एक्ट्स वगैरह बना रखे जिससे कि क्या होगा कि हम अपनी जो इन चीज़ों को हैं वो यहाँ पर रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का इशू देखो हर न्यूज़पेपर में आता है कि आप जानते हैं कि सन 2000 के अंदर तालिबानी को किस तरह से अमेरिका वालों ने वहाँ पर भगाया था, क्योंकि वहाँ पर उनका अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने कराया था। फिर तालिबानी को हटाने के लिए जो यूएसए उन्होंने अपनी आर्मी डिप्लॉय की थी अफगानिस्तान में, तो तालिबानी लोग भाग गए थे। बाकायदा वहाँ पर डेमोक्रेसी के हिसाब से वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, आपको पता ही होगा। इसके बाद क्या हुआ था 2020 के अंदर जब जॉय बाइडन है तो उन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी पर्सोनल को वहाँ से वापस बुला रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने वापस बुलाया तुरंत जो तालिबानी की गवर्नमेंट है वो गिर गई और सडनली तालिबानी लोगों ने अफगानिस्तान पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान लोगों का मेन काम क्या होता है यहाँ पर, स्मगलिंग करना। किस चीज़ की स्मगलिंग करना, पहले वो तो प्रोडक्शन करते हैं किसके, अफीम चरस गांजा का, फिर ये अलग अलग कंट्री के अंदर क्या करते हैं उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि इंडिया जो है उसको एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इंडिया के ऊपर जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया और जो अफगानिस्तान हो गया, ये क्या करते हैं बेसिकली इनकी इकॉनमी डिपेंडेंट ही किस पर है, अफीम चरस गांजे की खेती पर। और ये किसको बेचते हैं, जो हमारे नीचे कंट्री जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, बर्मा हो गया, बर्मा तो खैर म्यांमार को ही बोलते हैं, तो इनको ये बेचते हैं, तो बीच में इंडिया पिस जाता है। सेम सिचुएशन रशिया की भी है। रशिया भी बोलता है कि जिस तरह से इंडिया उससे जूझ रहा है ठीक वैसे ही रशिया यहाँ पर जूझ रहा है, बट आने वाले समय के अंदर हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया के साथ उन्होंने एक मीटिंग, मकाऊ फॉर्मेट मीटिंग की, जिसके अंदर ये बोला है कि आने वाले समय के अंदर हम क्या करेंगे, इसको काउंटर करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म चलाएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी लोग हैं अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो हम उनके काउंटर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर, गुजरात पोर्ट के अंदर 3000 किलो की हीरोइन पकड़ी गई थी जो कि अफगानिस्तान से आई थी और हमारे शिप्स के कंटेनर पे वो चीज़ मिली। 3000 किलो हीरोइन पाई गई। ठीक है, और जब उसकी वैल्यूएशन निकली तो 21,000 करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन है। और ऐसा एक साल के अंदर मोर देन 30 टाइम्स हमारे पास हुआ कि एक साल के अंदर 30 बार से ज़्यादा हमारे पास स्मगलिंग वगैरह जो चीज़ें वो हमने देखी और ये कहाँ से आती हैं, पूरी अफगानिस्तान से आती हैं। तो अब इसके लिए हमें बाकायदा प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल बनाने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, इसका ये सारे पॉलिटिकल लेवल की न्यूज़ है, पॉलिटिकल में भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखा है इंडिया, इजराइल, यूएई। अभी ये मैंने आपको क्वाड ग्रुप के तो बताया था ना कि क्वाड ग्रुप क्या होता है, तो ये उसी पर फोकस कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने अपनी बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको पूरी तरीके से बना लिया और उसने अपने सक्सेसफुली जो प्लान्स है उनको कर लिया और ये बताएगी कि अब जो हमारा नॉर्थ कोरिया है उसके पास अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इसको मैं आपको एक फोटोग्राफ के जरिए दिखाता हूँ। देखिए जो क्रूज मिसाइल होती है इसको जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये हमारे एनवायरमेंट में ही रहती है। देख रहे ये ऊपर नीचे वेव्स की तरह हो रही है, तो ये क्रूज मिसाइल ये अपने टारगेट तक सीधा नहीं जाती है, ऊपर नीचे अगर बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो उस हिसाब से अपने आप इनके पास कंट्रोल होते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले सराउंडिंग से बाहर जाती है, फिर अपने टारगेट को हिट करती है दोबारा सराउंडिंग के अंदर एंट्री मार के। तो ये बड़ा सा जो आप यू शेप देख रहे हो, उल्टा यू, ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इसकी खासियत होती है। और क्रूज मिसाइल पहले थोड़ी ऊपर जाती है फिर बिल्कुल सीधी जाती है और अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे ये हो जाती है। तो अभी यही बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो टेस्ट किया गया था नॉर्थ कोरिया के अंदर और नॉर्थ कोरिया का ये जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल है और उनके पास भी अब एक बैलिस्टिक मिसाइल हो गई है। ऐसा सूत्रों से यहाँ पर खबर मिली और फोटोग्राफ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे चलें तो अब हम बात करते हैं अपने पास बिजनेस सेक्शन की। बिजनेस सेक्शन में क्या आ रहा है कि ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक टू राइज 8 से 9% फ्रॉम 7.5% क्रिसाइल। अब ये क्या है, पहले आप एनपीए का सुनो। एनपीए क्या होता है, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पर कोई जो बैंक है जब किसी को लोन देती है तो वो लोन उसके लिए क्या होता है, एसेट्स होते हैं और वो लोन का पैसा उसे टाइम पर ना मिले तो बैंक के लिए वो लोन बैड डेट की तरह बन जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के भी 3 पार्ट होते हैं, सब स्टैंडर्ड होता है,
डाउटफुल होता है और लॉस एसेट्स होता है। अगर 90 दिन तक हमें पैसा नहीं मिला ड्यू डेट से तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। और 90 दिन से लेकर 1 साल तक पैसा नहीं मिला तो उसे डाउटफुल एसेट्स बोलते हैं। और 1 साल के बाद भी नहीं मिला, कोई रिकवरी के चांस नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाता है, हमारा लॉस एसेट्स बन जाता है। तो भारत में एनपीए की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप जानते हैं मेहुल चौकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया और आपके विजय भैया, मतलब विजय माल्या भैया हो गए, ये सब क्या करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं पीएनबी एसबीआई से बल्कि अमाउंट का, और ये लेकर भाग जाते हैं, जिनसे एनपीए हुई। अब इस एनपीए से निकलने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट चलाया गया। आपको मैंने बताया भी था कि बैड बैंक का कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये बैंकों से उनके एनपीए को बाय करेंगी और इसका उसका जो भी रेट होगा वो देंगी, और बाद में ये उनके ऊपर केस वगैरह फाइल करके उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उस एनपीए की रिकवरी यहाँ पर करेंगे। बट अभी बात यहाँ पर ये चली कि जो भारत में एनपीए की जो समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती है और किस तरह से जो केसेस है वो 8 से 9% यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। टैकल करने के लिए बैड बैंक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये क्राइसिल की बात चल रही है, CRISIL। क्राइसिल क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है जो हर कंट्री की रेटिंग करता है। ठीक है, उन्होंने ये डेटा यहाँ पर पब्लिश किया। चलो अब हम बात करते हैं आज के डेट में निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी कौन कौन सी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनी की बात करें तो उनको किस में डाला जाता है, उनका सेंसेक्स, उनका इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी होता है। और निफ्टी किस में आता है आपका, ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स होता है, जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती है। तो मैं बताता हूँ आज के डेट में कौन कौन सी टॉप 30 कंपनी है। दैट इज अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो, ये 50 कंपनियां जो हमारे यहाँ पर कवर होती हैं। अगर हम बात करें अपने पास एक्सचेंज रेट की, तो दोस्तों शायद आज एक्सचेंज रेट आया ही नहीं है, आज हमारे पास एक्सचेंज रेट की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं है। वैसे एक्सचेंज रेट भी होता है। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि एचडीआर स्पेशल ड्राइंग रेट में कौन सी करेंसीज आती है, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन और यूरो, ये 5 करेंसी हमारी एचडीआर के अंदर कवर होती है। और एक छोटी सी न्यूज़ और है, स्पोर्ट्स सेक्शन से है। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर छोटी सी न्यूज़ क्या आ रही है कि वर्ल्ड में पहला इंसान जो सबसे कम एज के अंदर जिसको अवार्ड मिला है, ठीक है, वो कौन है, ये हमारे पेडलर प्यास है। इनको क्या मिला, टेनिस के अंदर पहला अवार्ड मिला है और 17 साल की एज में मिला है, जो कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर में से एक है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज़ था जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। ठीक है, तो गाइस आज की द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए इतने ही मिलते हैं। बाकी नोट्स वगैरह सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इवन इसकी पीडीएफ फाइल भी, न्यूज़पेपर की पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।